आपके अपने चैनल अवध कोचिंग क्लासेस पर पुनः हाजिर हूं PYQ की सीरीज को लेकर के। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सामने है आपके, देखिए, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को डैश 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 से डैश 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 वर्ष की आयु के बीच के हर बच्चे को मौलिक अधिकार बनाता है। बात को समझना है यहां पे, मौलिक अधिकार बनाता है किस अधिनियम के तहत, यानी कि शामिल तो कर दिया गया लेकिन बच्चों के मौलिक अधिकार को देने की बात कह दी गई। हमें पता है कि शिक्षा के संदर्भ में अगर हम कहें तो 86वां संविधान संशोधन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। इसमें शिक्षा की बात कही गई। किसकी बात कही गई? शिक्षा की बात कही गई भाई। जब शिक्षा की बात कही जाती है तो शिक्षा कहा गया और ये हमारा जोड़ा गया 11वां कर्तव्य जोड़ा गया हमारा, ठीक है। 11वां इसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दी गई। लेकिन इसने कह रहा है कि 2009 में शिक्षा, यानी कि भाई 2002 तो हो गया लेकिन 2009 में क्या किया गया। तो आपको पता होगा कि जब शिक्षा की बात कही गई तो शिक्षा की बात DPSP में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 45 में ये उल्लेखित था, पहले से था, प्रारंभिक यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक। लेकिन DPSP जो है, अगर हम बात करते हैं DPSP की, DPSP इसे मानने के लिए बाध्य नहीं थी, यानी कि हम राज्य सरकार चाहे माने इसे चाहे ना माने, ये उसका मौलिक अधिकार, इसका खुद का अपना विवेक है, वो अपना खुद भी कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 37 ये कहता है कि आप इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं। तो अब बात आ गई कि भाई क्या किया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे बच्चों को शिक्षा मिलना उनका अनिवार्य बना दिया जाए। तो 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने इसे देखते हुए सख्ती से पालन किया और कहा कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन कितने वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, ये तो अब राज्य सरकारों की ड्यूटी है, राज्य सरकार दे चाहे ना दे। लेकिन राज्य सरकार नहीं भी देती है तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे को केंद्र सरकार, ये कंपल्सन है केंद्र सरकार की, जिसे कहते हैं उनकी मजबूरी है, वो नहीं देंगे तो नागरिक यहां पर उस बच्चे के लिए केस कर देंगे, ठीक है। तो अगर कहा जाए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए 2009 के शिक्षा अधिनियम में यह बात जोड़ी गई। 2002 में सर्व शिक्षा अभियान आया था, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। 2009 में ये अनिवार्य शिक्षा अधिनियम यानी कि अनिवार्यता ला दी गई, कि अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई अब आपको देना ही देना होगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19 जो था, तो 19 आर्टिकल अगर कहें तो आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में कुल पहले यानी पूर्व मूल में मूल संविधान, हम कहें यहां पे मूल संविधान ताकि आपको दिक्कत कंफ्यूजन ना रहे किसी प्रकार की, मूल संविधान में 7 थे। कितने थे? 7 थे, ठीक है। A B C D E F G तक, यहां तक G तक थे, ठीक है। तो G के बाद यहां देखिए, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 G तक थे। लेकिन वर्तमान में, ये वर्तमान पूछ रहा है कितने हैं, तो वर्तमान में, वर्तमान की बात करें तो जो F है, F को हटा दिया गया है, F को हटा दिया गया। तो जब F को हटा दिया गया तो अब कितने बचे? तो जाहिर सी बात है कि 6 बचे। ऑप्शन में देखिए 7 भी लिखा हुआ है, 8 भी लिखा हुआ है, 6 भी लिखा हुआ है, 5 भी लिखा हुआ है। तो हमारा एक ही समाप्त हुआ है, कौन? 19F, ये हमारा हटा दिया गया। अब इसके तहत कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है
हैबियस कॉर्पियस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पियस, इसको हिंदी माध्यम के छात्र शायद ना समझ पाए। ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हमारे हिंदी मीडियम के भाइयों को कैसे मेरिट से, लिस्ट से 1 नंबर से बाहर किया जाता है, ये उन्हें समझना होगा। इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, क्योंकि एक क्वेश्चन से मेरिट गिर जाती है दोस्त। तो हैबियस कॉर्पस अगर समझ में आ रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को ही अंग्रेजी में कहा जाता है हैबियस कॉर्पस। ठीक, अब कहा जा रहा है, अब इसको मैं आसान भाषा समझ गया आप, कि हैबियस कॉर्पस जो याचिका है का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण इसका अर्थ है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिस व्यक्ति को बंदी बनाए हैं उसको प्रत्यक्ष करिए और कारण बताइए। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? किसी को सशरीर पेश करना। बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रत्यक्ष करिए, सशरीर उसको लाइए, प्रत्यक्ष करिए और कारण बताइए। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, समझ गए? 5 प्रकार की रिट होती है हमारे पास, पता है ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध लेख, अधिकार प्रेक्षा। इन 5 को याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से डैश 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 के रूप में जाना जाता है। मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है, मतलब मौलिक अधिकार उसका आधुनिक नाम है जिसे पारंपरिक रूप में क्या नाम से जाना जाता है? तो नाम यहां पे देखिए, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनैतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार। नहीं, जो अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं वो मूल अधिकार होते हैं, यानी कि मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। प्रकृति यानी कि नेचर, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा लेने का अधिकार आपका भी है, मेरा भी है। नेचर ने आपको जितना दिया है उतना हमारा भी उस पर अधिकार होता है, यानी प्रकृति पर उतना ही हमारा अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा। पूरी प्रकृति का नजारा देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तो मैं भी स्वतंत्र हूं, मुझे भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये प्रत्येक नागरिकों को मिलते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि प्रकृति द्वारा दिए गए अधिकार। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं? ऐसे कौन सा अधिकार है निम्नलिखित में से? वैसे विदेशियों को क्या अधिकार नहीं प्राप्त है, ये अभी क्वेश्चंस में मिलेंगे आपको, कौन कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है, वहां बात करते हैं। लेकिन करंट टाइम में हम इस क्वेश्चन को देखें तो धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता ये प्राप्त है भाई उनको। जीवन और निजी स्वतंत्रता के संरक्षण इनको भी ये भी प्राप्त है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता नहीं प्राप्त है। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये कह रहा है आर्टिकल 16 की ओर इशारा कर रहा है, अनुच्छेद 16 कह रहा है, आर्टिकल 16 बोल रहा है कि ये बोला 16 में क्या है? लोक नियोजन के विषयों में समान अवसर की बात कही जाती है। ये आपको यानी विदेशी नागरिकों को नहीं प्राप्त है, समान अवसर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? अब यहां कुछ मामलों में गिरफ्तारी पर कैद के विरुद्ध संरक्षण ये भी प्राप्त है भाई, सबको प्राप्त होगा। अगर कोई पागल दिवालिया व्यक्ति है तो कहां गिरफ्तार करेंगे? कोई के शरीर से रक्त बह रहा है, लहूलुहान है वो, तो उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक है, गर्भवती महिला को गिरफ्तार नहीं करेंगे। भारतीय संविधान में विदेशियों को भी ये अधिकार मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है, वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुरक्षा करना एक डैश डैश क्या है? मौलिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है या विधिक अधिकार है? ये इनकी सुरक्षा करना मौलिक अधिकार नहीं, हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये हमारा कौन सा है? मौलिक कर्तव्य है। आपकी ड्यूटी है, प्रत्येक भारतीय नागरिक की ये ड्यूटी है कि ये प्रकृति का ध्यान रखें, उनका। जैसे आपको मौलिक अधिकार मिला तो आपकी ड्यूटी भी तो होती है भाई, कर्तव्य भी तो बनता है कि हमें कुछ करना है कि नहीं करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय
संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों की विचारधारा को कहां से लिया गया है, यानी कि विचार को कहां से लिया गया है। तो इनकी जो विचारधारा मौलिक अधिकारों की है वो है अमेरिका के संविधान से ली गई है, यूएसए के संविधान से हमने मौलिक अधिकारों की विचारधारा को लिया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी दी जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अधिकार की गारंटी है कि भाई ये अधिकार आपका रहेगा ही रहेगा। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 25 है। ठीक है, ये आपको प्राप्त होता ही होता है। उसके बाद कह रहा है आत्मरक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक तथा धर्मार्थ उपदेशों के लिए संस्थाओं की स्थापना रखरखाव करने के अधिकार। देखो भाई, ये अनुच्छेद 25 है तो ये तो होगा नहीं, इसने 26 कहा है ना। आत्मरक्षा का अधिकार यहां पे कहें तो ये 21 है। ओके, अब कह रहा है किसी धर्म को मानने का अधिकार, ये भी 25 है। ठीक, तो ये जो बचा आपका यही है आर्टिकल 26। तो अनुच्छेद 26 के तहत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में से निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं है। तो हम जानते हैं कि अनुच्छेद जो 19 था तो 19 आर्टिकल 19, ठीक है, आर्टिकल 19 खंड 1 में ए बी सी डी ई और जी है, एफ नहीं है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वो संगम और संघ बनाने का अधिकार किसमें है, ये आपको सी में है। तो यानी कि ये तो अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता ये आपका अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित, ये भैया आपको 21 में प्राप्त है, 21 आर्टिकल में प्राप्त है। भारत की स्वतंत्रता क्षेत्र में आबाद भ्रमण करने की आजादी और बोलने की आजादी इसमें है, आबाद भ्रमण करने की आजादी इसमें है। तो ए सी और डी दिया हुआ है, सिर्फ 21 यानी कि बी मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 19 के अधीन नहीं आता है। ये स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार तो है लेकिन स्पेशली अलग तरीके से बताया जाता है, 19 में ना होकर के ये 21 में अलग से दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता क्या है, डैश 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 के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ठीक है, यहां पे देखिए कह क्या रहा है, मौलिक अधिकारों के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्वक सभा सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। तो कौन सा अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समता का अधिकार। तो इसमें ये जो कहा गया है ये है 19 बी आर्टिकल में ये बात कही जा रही है। आर्टिकल बी जो है 19 बी में ये बात कही जा रही है, निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। ठीक, अब बिना शस्त्र हम सम्मेलन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लग रहा है इस शांतिपूर्वक सम्मेलन से भी मामला बिगड़ सकता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको भी हम व्यवस्था को रोक सकते हैं उल्लंघन। तो ये रहा आपका स्वतंत्रता के अधिकार को। शोषण का अधिकार आएगा नहीं क्योंकि इसमें बात क्या कहा गया है, स्वतंत्रता की बात कही जा रही है। मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध के तहत सरकार को स्थितियों में हथियार के बिना शांतिपूर्वक, जो अधिकार था आपका शांतिपूर्वक, वो था स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 बी। ठीक है,
इसको सरकार बंद कर सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो है 23 और 24 में, इसकी जिक्र ही नहीं करेंगे। संवैधानिक उपचारों का जो है अनुच्छेद 32 है। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 जो है, समानता 14 से लेकर के 18 तक का वर्णन किया गया है इसमें। क्लियर? तो स्पष्ट शब्दों में समझ में आता है स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारा है वो है 19 बी, संगम संघ बनाने का, निरायुध सम्मेलन करने का, ये अधिकार है हमारा। मान लीजिए इसे दिक्कत होती है तो ये समाप्त हो सकता है, सरकार इसको रोक लगा सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन 14 कहता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, बिल्कुल सही, यही आंसर है। आंसर इसी पे रुक जाइए। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार तो है, लेकिन अपवाद के तौर पर भिन्न भिन्न पदाधिकार, जो पदाधिकारी हैं कौन, राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय, इनके पद पर रहते हुए इनके साथ हम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे समानता का अधिकार नहीं हुआ, अपवाद तौर पर उल्लंघन हुआ। तो अनुच्छेद 14 है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर है। 15 में सामाजिक एकता है, यानी लिंग, जाति, वंश, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, बिल्कुल सही चलता है। उपाधियों का अंत 18 बिल्कुल है, 18 कर दिया गया है, लेकिन कुछ दशमों में छूट दी गई है। लेकिन यहाँ क्या है, विधि के समक्ष समानता और समान संरक्षण वो अलग अलग बातें हैं। समान संरक्षण सबको प्राप्त नहीं होता है। ठीक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समान अवसर, ये सबको प्राप्त है, विदेशियों को ये नहीं प्राप्त है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। स्वतंत्रता के अधिकार में क्या निहित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना, ये निहित है भाई, ये निहित है। स्वतंत्रता में हम कहें कोई भी पेशा अपनाना तो 19 के जी में है, कोई भी पेशा अपनाना। ठीक है, व्यवसाय करना। यहां पे भाषण की स्वतंत्रता 19 के ए में है, तो भाषण की स्वतंत्रता भी हो गई आपकी। स्वतंत्रता के अधिकार में ये दो बात तो आ गई। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये 17 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 17 में है। धर्म के पालन एवं प्रचार ये है आपका 26 में है। तो स्वतंत्रता की बात सिर्फ 2 आर्टिकल्स में मिली हमको, कौन, ए और बी में। तो ए और बी कहां सही है देखिए जरा। ए और बी ऑप्शन नंबर सी में मिलते हैं कि सही आंसर ए और बी है। ठीक है, बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न हैं वास्तव में। प्रश्नों को लेकर के जिसे कहते हैं करते समय मजा ही एक आता है कि हाँ भाई ये प्रश्न इस तरह से पूछेगा, एग्जामिनर की बुद्धि का जो है हम यहाँ पे देखना में मिलता है कहां तक वो सोच सकता है और कितने अच्छे प्रश्नों को बनाने का मतलब उसकी सोच कितनी अच्छी है। चलिए यहाँ पे अगले देखते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब इसमें कौन सा सही है तो चलिए पढ़ते हैं। राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालता है। तो बिल्कुल सही है। अगर ऐसी कोई बात है तो हम उस देश के खिलाफ बोल रहे व्यक्ति की स्वतंत्रता को रोक सकते हैं, क्योंकि भाई रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो एक तो सही हो गया। फिर कह रहा है आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकारों को स्थापित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाया जाते हैं, यानी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो आपातकाल के दौरान भाई स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित करते हैं और प्रतिबंध लगा देते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। अब ए और बी दोनों कहां हैं? ए और बी दोनों हैं ऑप्शन नंबर बी में। ए और बी दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत भारत के संविधान में कहा गया है? क्या कहा गया है? पहला ए ऑप्शन कहता है राज्य शैक्षिक संस्थाओं को सहायता देने में किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह अल्पसंख्यक प्रबंध के तहत है, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर आधारित हो। यानी धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पर है, तो भारत सरकार उस पर भेदभाव नहीं करेगी। तो ये तो भाई बात सही है, ये तो बिल्कुल सही है कि नहीं करेगी। ठीक है,
अब बात कहते हैं दूसरा क्या कहता है, यदि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में तथा उसकी रक्षा करने में विफल रहता है तो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है। ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? अगर मैं देश की स्वतंत्रता यानी कि देश की संप्रभुता, अखंडता को बनाए नहीं रख पाता हूं, मैं उसमें खंडित हूं भाई, लोग नहीं मेरी बात मान रहे हैं, तो क्या मेरे मौलिक अधिकार यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त कर देंगे आप? नहीं कर सकते आप मुझे। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और ए सही है। तो ए कहां है? केवल ए सही है, ये रहा केवल ए सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद यानी समाज में फैले भेदभाव को खत्म करना? तो वो एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद यानी कि मौलिक अधिकार है, समानता का मौलिक अधिकार। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है समानता का मौलिक अधिकार, ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये बात कही गई है। ठीक है, समाज में ये विभेद जो फैला है, भेदभाव जो फैला है, ये समाप्त होना है। तो जब तक समाज में हम सबको एक समान नहीं रखेंगे, समानता नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकारों के रूप में मान्य किया गया है? भाई समानता का अधिकार पहले से था, संपत्ति का अधिकार संशोधन कर करके 78 यानी 44वां संविधान संशोधन में इसको बना दिया कानूनी अधिकार। मत, ये क्या है? मताधिकार, मताधिकार संवैधानिक, ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। निजता का अधिकार, हाँ भाई ये है, निजता का अधिकार जो है ये जोड़ा गया है। तो इसका है क्या कि वर्ष 2017 में पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ का मामला आता है, भारत संघ का मामला। जब भारत संघ का मामला आता है तो ये निजता के अधिकार की बात करते हैं कि निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार मेरा खुद का होना चाहिए। और ये मेनली आता है डाटा पर। क्या आता है? डाटा पर। अगर कहें तो जो डाटा होता है हमारा, मोबाइल में सेव हो, किसी की कंपनी में सेव हो, कहीं भी सेव हो, ये जो मेरा सिम है, किससे मैं बात कर रहा हूँ, किससे नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फोन में क्या रखा हूँ, क्या नहीं रखा हूँ, क्या देखने में इंटरेस्टेड हूँ, क्या देखने में नहीं इंटरेस्टेड, ये मेरे खुद की निजता का अधिकार है। तो इस पर ही ये मामला आया कि ये मेरा मौलिक अधिकार है भाई, मेरा भाई मुझे इंटरेस्ट है, अगर मैं यूट्यूब पे फाइटिंग देख रहा हूं, ब्लॉगिंग देखना मेरा पसंदा है, तो अब मेरा जो जीवन जीने का अधिकार है कि मेरी खुशी इसी में है, मैं इसको देख करके मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे किलिंग सीन देखना, फाइटिंग सीन देखना अच्छा लगता है, मुझे चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो मुझे डिस्कवरी में इंटरेस्ट है, आप मुझे जबरदस्ती कह रहे हो कि क्या देखा करते हो फालतू में चीजों को, तो ये मेरा खुद का अधिकार है, निजता का अधिकार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि निजता का अधिकार 2017 में शामिल कर दिया गया, मताधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपाधियों का अंत संविधान में डैश 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 के अंतर्गत यहां क्या है? प्रतिष्ठापित है। कहां है भाई उपाधियों का अंत? तो उपाधियों का अंत कहा जाए, समानता के अधिकार में उपाधियों का अंत है, 14 से लेकर के 18 तक है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत को दर्शाता है। तो राइट आंसर क्या हुआ? बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसको मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित किया गया है? संपत्ति का अधिकार। चुपचाप आंख बंद कर लगाइए, संपत्ति का अधिकार कहां है? संपत्ति का अधिकार ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। बार बार इस चीज को हम लोग 2-3 बार हो चुका ये 1978 संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, कानून के तहत है, कानून के
तहत है ये भैया। ठीक है भाई, कानून के तहत ये अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? संसद विधि बना करके इन इन उपस्थित, यानी कहा गया खुफिया एजेंसी हुई, अर्धसैनिक बल हुए, पुलिस बल हुए, सशस्त्र बल हुए, इनके मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद है 33। आर्टिकल 33 इस बात को कहता है कि सुरक्षा बलों के अधिकार यानी मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा से भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? भारत में जो एक व्यक्ति के अधिकार है, कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। तो पढ़ते हैं। पी कथन, यानी कि पी क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। बिल्कुल सही है ये। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत वो जा सकता है। ये दो समझ लीजिए, मैंने आर्टिकल लिख दिया, थोड़ा आसान कर दिया। ठीक है। अब क्यों क्या कहता है, अगला कथन क्या कहता है? यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। देखिए, मेरे अगर कानूनी अधिकारों का उल्लंघन हुआ, किसी कानून का उल्लंघन मेरे हुआ, मेरा एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है, मुझे चीजें नहीं सुनी जा रही हैं, कानूनी जो मुझे मिलना चाहिए, मौलिक अधिकार छोड़ दीजिए, कानूनी अधिकार करिए, तो मैं किसी भी सामान्य न्यायालय में जा सकता हूं, यानी जिला न्यायालय में मैं जा सकता हूं, सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में जा सकता हूं। तो भाई क्यू भी सही है। तो अब पी और क्यू दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है पी और क्यू दोनों सही हैं। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में।